स्टूडेंट देखिए, अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। ये आपका सबसे बेसिक चैप्टर है और एग्जाम में मीनिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और एक आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा। तो दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। अगर ये पढ़ते हो आप तो भी ठीक होंगे, नहीं पढ़ते हो तो भी ठीक होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल है नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन का काम है नहीं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम अंकेक्षण के इतिहास की बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि साहब ये जो ऑडिट है इसका जन्म कैसे हुआ। देखो, पहले जब राजा महाराजाओं का समय था तो जो फंड्स होते थे उनकी लिखापढ़ी तो होती नहीं थी, क्योंकि अकाउंट्स का तो जन्म ही नहीं हुआ था। तो बस एक कोषाध्यक्ष होता था, उससे राजा ये पूछा करते थे कि साहब अपने राज्य की स्थिति क्या है, अपने पास में कितने कोष पड़े हुए हैं, और वो जो बताते थे वो मान लेते थे। तो जो कोषाध्यक्ष है वही अकाउंटिंग करता था एक तरह से, और वही ऑडिट करता था, कोई अलग से व्यक्ति नहीं होता था इसके लिए। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई वो केवल लिखापढ़ी तो थी नहीं, सुनी सुनाई बातों पर क्या मान ली जाती थी, ऑडिट। तो एक लैटिन भाषा का शब्द है ऑडिरे, ये आपके लिए काम की चीज है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका है नाम ओडिरे। कई लोग इसको अडायर के नाम से भी बोलते हैं, ओडिरे बोल दो, अडायर बोल दो। इसका मतलब होता है टू हियर, सुनना, सुनना। तो आप कहेंगे सर सुनकर ऑडिट कैसे होती है? आज नहीं होती, आज तो लिखापढ़ी होती है, क्योंकि आज डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग आ चुकी है, दोहरा लेखा प्रणाली आ चुकी है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, लेखांकन जो दोहरा लेखा प्रणाली पद्धति है उसके जनक कौन है? लुकास पेसियोली। तो सब लुकास पेसियोली ने तो अकाउंटिंग को स्टार्ट किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उससे पहले लोगों का हिसाब किताब नहीं होता था। हिसाब किताब तो होते ही थे, लिखापढ़ी नहीं करते थे। तो ऑडिट भी ऐसी ही होती थी। तो बताओ, ऑडिट अनिवार्य थी कि ऐच्छिक थी? ऑडिट अनिवार्य थी या ऐच्छिक थी? ऐच्छिक थी, अनिवार्य तो थी नहीं। तो अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ओडिरे से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, सुनना। अब इसमें तीन क्वेश्चन बन गए आपके कि अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से। कौन से शब्द से हुई है, ऑडिरे, और उसका अर्थ क्या है, सुनना। एक क्वेश्चन आता है कि साहब इसका उद्गम स्थान कहाँ है, अंकेक्षण का उद्गम स्थान। तो बच्चों उद्गम स्थान ग्रीक है, यानी कि यूनान। यूनान में अंकेक्षण की उत्पत्ति मानी गई है कि यहां से ऑडिट का जन्म हुआ है। फिर बात आती है कि साहब जो दोहरा लेखा प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली का जनक, जो अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें डबल अकाउंटिंग सिस्टम आया, डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन वैसे तो अकाउंट्स का है पर ऑडिट में भी पूछ सकते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है, लुकास पेसियोली। कहाँ के थे ये इटली के थे। इन्होंने लेखांकन का दोहरा लेखा प्रणाली हमें बताया, तो इसलिए इनको लेखांकन का दोहरा लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, कि लेखांकन के पिता कौन है। क्योंकि अब ऐसे थ्योरेटिकल टाइप की चीजें तो ऐसे ही पूछेंगे ये कि सब अकाउंटिंग के फादर कौन है। तो अकाउंटिंग के फादर कौन है, लुकास पेसियोली। कहीं आप मनीष सर का नाम मत लिख देना, ठीक है ना। तो लेखांकन के पिता किसको कहते हैं, लुकास पेसियोली। अब अकाउंटिंग के पिताजी हैं तो ऑडिट के भी पिताजी हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण के पिता किसको कहते हैं, समझ लो। तो बच्चों मजेदार बात है, अंकेक्षण का पिता भी किसको कहा जाता है,
लोका स्पेशलियो को ही कहा जाता है। यहां तक की बेसिक चीजें समझ में आ गई, सबके क्लियर है? तो छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ लेखांकन अनिवार्य है या ऐच्छिक है? ऐच्छिक है, अनिवार्य तो था ही नहीं। तो अनिवार्य कब किया गया? पहली बार लेखांकन अंकेक्षण को वैधानिक मान्यता कब दी गई और कहां दी गई? पहली बार, तो बच्चों पहली बार जो अंकेक्षण को वैधानिक मान्यता है वो कहां दी गई थी? इंग्लैंड में। कहां दी गई थी? इंग्लैंड में। लेकिन जब इन्होंने स्टार्टिंग में इसको मैंडेटरी किया था इंग्लैंड में, तब कंप्लीट ऑडिट का कॉन्सेप्ट नहीं था कि साहब एक एक लेन देनों को चेक करो, लाभ हानि खाता चेक करो, ऐसा नहीं था। प्रथम बार जब इन्होंने स्टार्ट किया तो सिर्फ किसकी ऑडिट करवाते थे? बैलेंस शीट की। तो वैधानिक अंकेक्षण किस रूप में स्टार्ट हुआ था? चिट्ठा अंकेक्षण के रूप में, बैलेंस शीट अंकेक्षण के रूप में। और कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आता है कि साहब प्रथम सीए संस्थान की स्थापना, विश्व का प्रथम सीए संस्थान की स्थापना कहां हुई? इंग्लैंड में हुई थी। नाम क्या था? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। क्लियर है? तो ये तो गई अपनी विदेश की बातें। अब हम हमारे देश की बात करेंगे। तो देश में ये पूछा जाता है कि साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1 जुलाई 1949 को। सीए डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इनमें समझाने की कोई बात है नहीं, बस आपको लर्न करनी है। तो एक बार देखिए, पहले मैं आपको नोट से हिस्ट्री बताता जा रहा हूं। अंकेक्षण के इतिहास की बात कर रहे हैं। अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से। शब्द कौन सा है? ओडीरे। अर्थ क्या होता है? सुनना। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? यूनान यानी कि ग्रीक। प्रारंभ में ऑडिट क्या थी? ऐच्छिक थी, लेकिन सर्वप्रथम इसको वैधानिक मान्यता, तो आप कह सकते हो अंकेक्षण को सर्वप्रथम वैधानिक मान्यता। इसका मतलब समझ गए क्या वैधानिक मान्यता का? कि कब पहली बार ये कहा गया कि ऑडिट करवाना मैंडेटरी है? कब कहा गया पहली बार की ऑडिट करानी पड़ेगी? तो कब कहा गया था ये? 1844 में। और कहां कहा गया था ये? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। लेकिन किस रूप में कहा गया था? आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण के रूप में। आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण के रूप में। कि सब बैलेंस शीट की जो ऑडिट है उसको पहली बार क्या किया गया? मैंडेटरी किया गया था। यहां तक समझ में आ गया क्या सबके? तो पहली बार इंग्लैंड में 1844 में ऑडिट को लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिली, वो भी केवल बैलेंस शीट ऑडिट के रूप में। फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम सीए संस्थान तो बताओ कहां स्थापित हुआ था? इंग्लैंड में। क्या नाम था? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड एंड वेल्स। कब हुआ था? 11 मई 1880 में। 11 मई 1880 में। ये हमने बातें कर ली विदेशी। अब हम हमारे देश की बात करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? तो अपने देश की बात करें तो मैं आपको बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट तो आया कब है? 1949 में। लेकिन इससे पहले क्या हमारे देश में ऑडिट नहीं होती थी? 1949 से पहले ऑडिट नहीं होती थी क्या? पर सीए तो नहीं थे। सीए तो कब से बनने शुरू हुए हैं? 1949 के बाद।
भारत का प्रथम सीए कौन था? गोपाल दास जी, समझो, कपाड़िया, गोपाल दास कपाड़िया। कब बने थे? 1950 में। तो क्या उससे पहले सीए नहीं थे? नहीं थे, पर ऑडिटर थे। तो उस टाइम क्या होता था, एक डिप्लोमा कोर्स होते थे। जैसे अभी देखो, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। अब आप जूनियर अकाउंटेंट कर रहे हो, कल ही एक बच्चा हमारे पास क्लास लेने के बाद ऑफिस में आ गया, पढ़ने वाला बच्चा है, और वो बोला सर इतनी सारी सब्जेक्ट कैसे पढ़ूंगा, कैसे कोर्स को रिवाइज करूंगा। तो बच्चे क्या चाहते हैं बताओ? बच्चे चाहते हैं कि शॉर्ट में कुछ काम हो जाए। देखो शॉर्ट में आपको दी जाएगी समरी, वो टेंशन मत करो, मैं आपको अंकेक्षण एक नजर में, बीओ एक नजर में, ये सब दूंगा, ठीक है। तो सर वो नजर पहले ही दे दो। देखो अगर पहले ही दे देंगे तो आप पढ़ोगे थोड़ी। वो आपके लिए क्या है, एग्जाम में जाते टाइम, आप बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, उसको जाते टाइम क्या कर लो, एक बार बस रिवाइज कर लो सरसरी तौर पे, वो इतना ही होगा मटेरियल। जैसे अंकेक्षण में मैंने 90 पॉइंट बनाए हैं, सिर्फ 90 पूरी ऑडिट में। अब उन्हीं में से क्वेश्चन आने मोस्टली, तो वो पढ़ जाओ। लेकिन बच्चों वो क्या है, वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, और जुगाड़ से आप 70% तक पहुंच पाओ ये थोड़ा मुश्किल है। और आप अगर 65% ले आए तो कोई फायदा है ही नहीं, रिजल्ट तो आएगा नहीं। हमें तो रिजल्ट लेना है ना, तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। समय बदल गया है ना चीजें। अभी एग्जाम कौन ले रहा है? अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है। अब तक कौन ले रहा था? और हमने अधीनस्थ बोर्ड की भी एक दो एग्जाम करा दी है, उनका लेवल भी हमें मालूम है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। आपको मालूम है हमारे टाइम में क्या था? जेबीबीएनएल में अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट निकलती थी। मुझे तो आज भी याद है अच्छे से। कोई एग्जाम एग्जाम कुछ होती नहीं थी, जो भी चार्टेड अकाउंटेंट है डायरेक्ट इंटरव्यू और सिलेक्शन। तो मेरा एक दोस्त है योगेश यादव, जो यहाँ पर राम मंदिर में सीनियर एओ है, अब अकाउंट्स ऑफिसर, मेरे साथ ही उसने पढ़ा, सीए करी उसने। तो उसके जीजाजी विधानसभा में थे, उन्होंने अप्रोच लगाई, वो बस सब पैसों का खेल चलता था उस टाइम। अप्रोच लगाई, इंटरव्यू में उसको सिलेक्ट कर दिया, आज वो एओ बन के बैठा है। उसने तो कोई एग्जाम ही नहीं दी। पर वो समय अलग था और ये समय अलग है। अभी मैं मनीष सर बात कर रहे थे कि भाई योगी आजकल थोड़ा सा गुस्से में है, एनकाउंटर पे एनकाउंटर किए जा रहा है, दनादन मार रहा है। अभी अतीक अहमद को भी उड़ाएगा। तो लग रहा है वो अतीक अहमद बोल रहा था मेरे को फ्लाइट से भेज दो या कहीं और भेज दो, सरकारी गाड़ी से मत भेजो मेरे को, कि सरकारी गाड़ी से जाऊंगा तो ये मेरी अंतिम यात्रा होगी, डरा हुआ है। तो मैंने कहा यार ये इतने मर्डर वर्डर कर देते हैं और एनकाउंटर कर देते हैं, कोई ना कोई दिन इनको उड़ा देगा। भाई आप आम आदमी को तो मार नहीं रहे हो, किसको मार रहे हो? क्रिमिनल्स को। तो क्रिमिनल के दिमाग में सटक गया, इसको उड़ा देंगे। मनीष ने कहा वो पहले वाले जमाने गए जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। अभी तो कितने लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई मार नहीं सकता। तो समय बदल गया, तो चीजें बदलती जा रही हैं। तो पहले सीए तो नहीं थे, पर एक डिप्लोमा दिया करते थे, एक एग्जाम होती थी, डिप्लोमा देके उनको सर्टिफिकेट दे दिए जाते थे कि भाई आप क्या हो, ऑडिटर हो। तो हमने उनका नाम क्या दे दिया? सर्टिफाइड ऑडिटर, प्रमाणित अंकेक्षक। और उसके लिए रूल्स बना दिए 1932 में कि सब ऑडिट बोर्ड्स बना दिए, रूल्स बना दिए, उन रूल्स के तहत वो काम करते थे। लेकिन जब से चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 आया है, वो डिप्लोमा, वो सर्टिफिकेट देने क्या कर दिए? बंद कर दिए। और ऑडिट की मोनोपोली किसको दे दी? सीए को दे दी। लेकिन जिनको आप ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे चुके थे उनको आप मना नहीं कर सकते थे। जिनको आपने सर्टिफाइड कर दिया कि आप ऑडिटर बन सकते हो, आप उनको मना थोड़ी कर दोगे। तो जब कंपनी एक्ट 1956 आया और उसमें जो अंकेक्षक की योग्यता डाली गई थी कि कंपनी की ऑडिट कौन कर सकता है, तो मालूम उस टाइम योग्य कौन थे? सर्टिफाइड ऑडिटर भी और चार्टेड अकाउंटेंट भी, दोनों क्वालिफाइड थे। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में क्या कह दिया? ओनली चार्टेड अकाउंटेंट। तो ये पुरानी बातें हैं। एक बार आरएएस प्री 1993 की एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये कि सब कंपनी का अंकेक्षक होने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है? और ऑप्शन ए चार्टेड अकाउंटेंट, ऑप्शन बी सर्टिफाइड ऑडिटर, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या था उस टाइम? दोनों। और वही क्वेश्चन आज आ जाए तो आप क्या लिखोगे? चार्टेड अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है? क्योंकि चीजें बदल गई हैं अभी। तो ये इसकी एक हिस्ट्री मैंने आपको बताई। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1949 से। 2011 की जो एग्जाम हुई थी जूनियर अकाउंटेंट में, यही क्वेश्चन आ गया था कि सीए संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? 1949 में। ये भी पूछ सकते हैं कि साहब सीए डे कब मनाया जाता है? तो सीए डे और डॉक्टर डे दोनों की जो डेट है वो क्या है? 1 जुलाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट का डे भी ये होता है और डॉक्टर का भी यही है, 1 जुलाई। इसका आईसीएआई का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये इसका क्या है? मुख्यालय। प्रथम सीए कौन थे? गोपाल दास कपाड़िया, ये प्रथम सीए थे। यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? तो देखो पढ़ के सुना रहा हूं। प्रारंभ में अंकेक्षण ऐच्छिक था। लीगल रिकॉग्नाइजेशन कब मिली? इंग्लैंड में 1844 में। किस रूप में मिली? बैलेंस शीट ऑडिट के रूप में। विश्व का सबसे पहला सीए संस्थान कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब स्थापित हुआ था? 11 मई 1880 को। और उस संस्थान का नाम क्या था? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। अब देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट तो 1949 में बने, पर उससे पहले क्या थे? ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स, अंकेक्षण प्रमाण पत्र नियम, ये कौन सी ईयर में बने थे? 1932 में। और इनको अपन क्या नाम से जानते थे? सर्टिफाइड ऑडिटर के नाम से। हम इनको क्या नाम से जानते थे? सर्टिफाइड ऑडिटर के नाम से। फिर 1949 आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, सीए बनने स्टार्ट हो गए और ये व्यवस्था इस तरीके से हो गई। और अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं। 2022 में मोदी जी ने एक बात कही, क्योंकि वो सीए विरोधी हैं, उनको सीए पसंद नहीं है। तो मोदी जी ने ये कहा कि सब डॉक्टर देख लो, इंजीनियर देख लो, कोई भी जो प्रोफेशनल कोर्स हैं वहां पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी है। जैसे आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो बहुत सारी कॉलेजेस हैं, तो सीए में ऐसा क्यों है? तो इन्होंने क्या किया, अभी 2022 में एक नया एक्ट पारित किया और अभी एक इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी है इन्होंने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट। समझ लो? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट भी अब डिग्री देगा। किसकी? वही फिर आरक्षण वारक्षण वो सारी चीजें लागू, क्योंकि सीए में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि इसमें आरक्षण नहीं है। क्योंकि आरक्षण तो तब हो ना जब सरकारी नौकरी हो, यहाँ तो नौकरी नहीं है, डिग्री तो दे रहे हैं बस आपको, उसके बाद जो करना है। अब मान लो कोई सीए सरकारी नौकरी में जाना चाहेगा तो वही आरक्षण वगैरह वो सारे रूल्स हैं, पर सीए की डिग्री लेने के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसके खिलाफ बहुत आवाजें उठ रही थी कि साहब आपने एक मोनोपोली दे दी और एक ही संस्था को दे दी, और वो संस्था के यहाँ पे दादागिरी है फुल। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपने आंसर की आप लिख के आ गए, फिर वो आंसर की लॉन्च करेंगे, फिर आपसे ऑब्जेक्शन लेंगे। सीए इंस्टीट्यूट तो एक ही बात कहता है, ये गांव मेरा और मैं इस गांव का जेके सिकरे। समझ गए? जो हमने कह दिया सो फाइनल है, जो रिजल्ट दे दिया सो फाइनल है। फिर आरटीआई एक्ट आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बच्चों ने कहा साहब हमें फेल कर दिया, बताओ तो सही क्यों किया? तो कॉपी देने का नियम स्टार्ट किया कि भाई अपनी कॉपी मंगा लो, 500 रुपये देके चेक कर लो हमने नंबर क्यों दिए हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में भी कई खामियां थी जो धीरे धीरे इंप्रूव हुई, और मोदी जी ने एकदम ही खत्म कर दिया मामला ही कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन अकाउंट्स, इंडियन अकाउंटेंट के नाम से एक इंस्टीट्यूट बना दिया। ठीक है, अभी वो इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो ये अभी फिलहाल का अरेंजमेंट है। अब थोड़ा अकाउंटिंग की तरफ आते हैं। लुकास पेशियोलो को दोहरा लेखा प्रणाली विकसित करने का श्रेय है। इनको अकाउंटिंग का जनक माना जाता है, फादर ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है। कब दी थी इन्होंने बातें? 1494 में। आप ये भी याद करना चाहो डेट तो कर सकते हो, वैसे ऑडिट में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। लुकास पेशियोलो का मैंने जो बताया,
समझ में आ रहा है? ये वैसे तो अकाउंट्स का है, ऑडिट का क्वेश्चन नहीं है। फिर आपसे पूछा जा सकता है आईसीडब्ल्यूए की स्थापना कब हुई? आईसीडब्ल्यूएआई बताओ फुल फॉर्म। लगाओ तुक्का लगाओ। आई का मतलब इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अब इसका नाम आज की डेट में बदला जा चुका है। इसका नाम सीएमए, मतलब डिग्री जो हो गई है वो सीएमए कहलाती है। ठीक है, आईसीडब्ल्यूएआई फुल फॉर्म है इसकी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सर ये तारीख याद करनी पड़ेगी क्या? इधर उधर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें डाला आपके नोट्स में। आईसीडब्ल्यू की स्थापना हुई है 28 मई 1959 में। 28 मई 1959 में। क्लियर है? ये कोस्ट ऑडिट करने के लिए क्या थे? अधिकारी थे। यहां तक समझ में आ रहा है सबके? अच्छा, आगे की बात करते हैं कि साहब ये तो आईसीडब्ल्यू वगैरह की बातें हो गई। आगे देखो, इन्होंने नेक्स्ट कंपनी के बारे में कहा। बताओ कंपनियों को ऑडिट करवाना ऐच्छिक है कि अनिवार्य है? ये तो आप मेरे से पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक कंपनी का अंकेक्षण किया जाना क्या है? अनिवार्य। आज की डेट में जो एक्ट है वो है कंपनी एक्ट 2013, लेकिन पहली बार कंपनी की ऑडिट को मैंडेटरी किया गया था 1913 वाले एक्ट में। तो पहले था कंपनी एक्ट 1913, फिर आया 1956 और अब क्या गया 2013। तो इसमें कंपनी की ऑडिट को क्या किया गया था? अनिवार्य किया गया था। तो आप ये भी कह सकते हो कंपनी का अंकेक्षण अनिवार्य कब किया गया था? कब किया गया था? तो कंपनी का जो अंकेक्षण अनिवार्य किया गया था वो कंपनी एक्ट 1913 में किया गया था। यहां तक समझ में आ रही बातें? चलिए, अभी देखो हिस्ट्री की बातें बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एग्जाम में। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1949 को। 1 जुलाई 1949 को ही एक्ट बना है और 1 जुलाई 1949 को ही सीए संस्थान की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑडिट का पिता किसको माना जाता है? लुकास पेसियोली। और लेखांकन का पिता लुकास पेसियोली। पहले सीए कौन थे? गोपाल दास पद्मसी कपाड़िया। यहां तक समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं C&AG की। सरकारी अंकेक्षण में पढ़ा आपने मेरे से C&AG। देखो, हम ये जितनी भी व्यवस्था देख रहे हैं ना अपने देश में, जैसे पुलिस वाले हैं, कोर्ट है, थाने हैं, इंस्पेक्टर हैं, ये जो पोस्ट के नाम भी है ना, ये हमने कहां से सीखे? भाई हम उन्हीं से सीखेंगे जो हमारे आजू बाजू में थे। तो इतनी लंबी गुलामी थी कि हम आधे तो अंग्रेजी बन गए। कैसा होता है या नहीं होता? देखो मैं आपको बताऊं, जब मैं सीए बना तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप जॉब कर लो, जॉब बहुत बढ़िया है। और नो डाउट सीए को जॉब बहुत बढ़िया मिलती है एमएनसीज कंपनियों में। तो वैसे तो देखो मैंने कभी जॉब के लिए ट्राई नहीं करी, पर क्या होता है सीए जो भी बनते हैं ना उनको लाइफ में वन टाइम गोल्डन चांस मिलता है, सिर्फ एक बार। हम उसको कहते हैं कैंपस इंटरव्यू। तो हमारे कैंपस जो होता है ना आईसीएई में, वहीं पे कंपनियां आती हैं, हर बार आती हैं, 6-6 महीने से एग्जाम लगती है और बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने भी अपना रिज्यूम बना के आईसीआई में पोस्ट कर दिया कि साहब मैं भी कैंपस इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो 20-22 कंपनियां आई थी, उनमें से 4 ने ही मुझे लायक समझा, बाकी ने 16 ने तो मेरे को नालायक ही घोषित कर दिया कि ये कोई काम का आदमी नहीं है। हमारे को 4 कंपनियों को लगा कि ये ठीक है, जिसमें गति का नाम सुना आपने? गति का नाम नहीं सुना? ये ट्रांसपोर्ट की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जो माल इधर उधर जाते हैं, ट्रक के ट्रक जाते हैं, उन पर सब पे गति लिखा हुआ आएगा, गति,
MMTC, BSNL, ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी साहब, सरकारी नौकरी वाली भी। अब वो 4 कंपनियों ने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब प्रोसेस क्या थी कि सबसे पहले उन्होंने 250 CA को शॉर्टलिस्ट कर लिया, पोस्ट थी 3, 250 में से कितने लेने थे 3, तो उन्होंने क्या किया 250 CA जो शॉर्टलिस्ट किए उनमें से 10-10 के 25 ग्रुप बना दिए, 10 CA का एक ग्रुप। तो हम 10 लोग थे, हमको बुलाया गया और एक भाई आपका GD लेंगे, GD जानते हो, ग्रुप डिस्कशन। तो एक टॉपिक दे दिया गया कि इस पे आपस में बात करो। तो जो मेरा ग्रुप था एक कंपनी में, उसमें 10 लोग हम बैठे थे, हमको टॉपिक मिला था कि टेररिज्म इन इंडिया, कि भारत में जो आतंकवाद है उसके ऊपर कुछ आप अपने विचार व्यक्त करो। तो मैं जो ही थोड़ा सा बोलने के इच्छुक हुआ तो कोई जो साथ वाला था वो बोल पड़ा, तो मैं थोड़ा शांत आदमी, भाई तू बोल ले, पहले तू बोल ले, हम भी बोल लेंगे, तू बोल ले। अब लोगों को मौका देते देते मेरा तो नंबर ही नहीं आया, 10 मिनट का GD था, 10 मिनट में मेरे को मौका ही नहीं मिला बोलने का, तो मैं तो वैसे ही आउट हो गया। मैंने कहा इंटरव्यू तो लो, बोले इंटरव्यू बाद की बात है, पहले GD में ही क्लियर नहीं हो आप बाहर। एक कंपनी से तो वैसे आउट हो गया। दूसरी कंपनी में मैंने ठान ली कि अब के GD में मैं बोलूंगा, अनुभव हो गया था ना। तो साहब मैंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने किसी को बोलने ही नहीं दिया, 10 मिनट तक मैं ही खींच गया मीटर, कि जहां अपन 1-1 घंटे आराम से बोल सकते हैं तो 10 मिनट कौन सी बड़ी बात थी। तो ग्रुप डिस्कशन में ये भी था साहब, ग्रुप डिस्कशन था, सोलो डिस्कशन नहीं था। आप लोग खुद ही बोले जा रहे हो, दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे, तो मार कर दिया मुझे। ये कोई आदमी काम का नहीं है, 2 कंपनियों तो ऐसे बाहर कर दिया। तब मेरे को तीसरे में समझ में आया कि मौका निकालो, किसी का कमजोर पॉइंट आए उस पर मौका निकालो और बीच में बोल पड़ो, और ऐसा पॉइंट बोल पड़ो कि 4 आदमी सोचें। तो मैं साहब तीसरी कंपनी में, MMTC वाली कंपनी में, मैं GD में क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर वो इन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू लेने गए, 4-5 आदमी बैठे हुए थे, घूर घूर के मेरे को देखे जा रहे। फिर उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू में मेरे से वो इंग्लिश बोलने लग गए, इंग्लिश में 4-5 चीजें पूछी। मैं यार बड़बड़ा तो रहा आदमी। अब उसने पूछा व्हाट इज योर फादर नेम, मैंने कहा माई नेम इज ये। अरे बोले दादा बाप का नाम बता। तो देखो मैंने फिर इंग्लिश बोलनी शुरू करी तो उनके समझ में नहीं आई, तो उन लोगों की इंग्लिश इतनी मजबूत थी नहीं कि वो मेरी इंग्लिश को समझ पाए। तो भाई कम पढ़े लिखे थे तो मैं क्या करूं उसमें, हम तो दनादन बोले जा रहे थे। हम तो ऐसे बोल रहे थे कि साहब एक मेला हमारे गांव में लगा, तो मैंने क्या कह दिया कि साहब विलेज हेल्ड इन मेला। थोड़ा इधर उधर हो गया, भावनाओं को समझना चाहिए था, नहीं समझे। तो इस आदमी को बाहर करो, तो मेरे क्या 4 में ही मेरे को बाहर कर दिया, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो मैं आ गया डिप्रेशन में, ये क्या चक्कर है। तो मेरे पापा को मैंने बताया, उनका पापा मेरे को कोई लायक समझ नहीं रहा है, उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके लायक ही नहीं हूँ। बोले ऐसा क्यों हुआ, मैंने कहा ये लैंग्वेज वेरियर्स हैं, अब हम गाँव से पढ़े हुए हिंदी में बोलने वाले इंग्लिश कहाँ समझ में आए। तो ये अपने हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टैलेंट लैंग्वेज की वजह से ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो सीखा सब अंग्रेजों से सीखा। तो अंग्रेजों के यहाँ पे जो सिस्टम था, उन्होंने कहा भाई जो भी गवर्नमेंट ऑडिट्स हैं उनको हैंडल कौन करेगा, CNDG। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम CNDG कौन था, तो जाहिर सी बात अंग्रेजों के जमाने का टाइम था। तो सब प्रथम जो ऑडिटर जनरल था वो अंग्रेज था, 1860 में नियुक्त हुआ था, और उसका नाम था सर एडवर्ड डरमोंट। ये प्रथम कौन था, CAG। कब नियुक्त हुआ था, 1860 में। और CNDG ने काम कब से शुरू कर दिया था, 1858 में। तो एक डिपार्टमेंट बना दिया और प्रथम CNDG की नियुक्ति हो गई कब, 1860 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम CNDG कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, सर एडवर्ड डरमंड। कब नियुक्त हुए थे, 1860 में। समझ में आ गई बात। अच्छा अंग्रेजों के जमाने में ऐसा भी था
कि ये लोग क्या है, नाम के आगे उपाधि लगाते थे, सर, किंग, क्वीन। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उन्होंने कहा सब ऐसी उपाधियां लोगों को अलग करती हैं और ये भेदभाव करती हैं, तो उपाधि लगाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत अलाउड नहीं है, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मिलिट्री और एजुकेशनल। जैसे मैं अपने नाम के आगे सीए लगाता हूँ, जो मेरे को थोड़ा सा अलग कर देती है लोगों से, लेकिन वो मैंने विरासत में नहीं ली है, वो तो मैंने खुद ने सेल्फ जनरेट करी है, समझो। तो पहले लोग क्या करते थे, राजपुरोहित, और गाय का राजपुरोहित मंत्र एक आता नहीं। जैसे मनीष सर है, मनीष शर्मा, ब्राह्मण। अब हमारे मनीष सर क्या है, ब्राह्मण है, तो मैंने मनीष को कहा था यार मेरे बेटे का फेरा तो तू ही करवा देना। बोले नालायक, मैं फेरे कराऊंगा क्या? तो मैंने कहा तू काहे का ब्राह्मण है फिर, एक मंत्र तो तेरे को आता नहीं। बोला हम तो खाली ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। तो कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले ले तो वो ब्राह्मण हो गया क्या? बताओ। अब मेरा बेटा है वो सीधा सा है, उसको ना ज्यादा कूटनीति नहीं आती, व्यापार करना तो आता ही नहीं, तो काहे का बढ़िया है? मैं कह रहे बढ़िया के यहाँ पैदा हो गया, तेरे में बढ़िया के गुण ही नहीं है। मैं उसको कई बार समझाता हूँ कि बेटा एक ही ध्येय रख कि सामने वाले को लूट के लाना है, पैसा कमाना है। बढ़िया वही होते हैं जो पैसा कमा सके, लेकिन उसको आता ही नहीं। बताओ उसको ऐसा क्यों नहीं आता और मेरे को क्यों आता है? क्योंकि मैं ऐसे ही माहौल में पैदा हुआ हूं। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पापा तो बिजनेसमैन थे। मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में था तब तो मैं पापा की दुकान पे बैठने लग गया था, और हम नोट, मेरे पापा बैग भर के लाते थे शाम को, क्योंकि दुकानदारी होती थी, नोटों का बैग भर के लाते। तो पापा हम सबको बिठा लेते, आ जाओ रे बच्चों, अलग अलग करो नोट, 100 के अलग, 50 के अलग, गड्डी बनाओ, गिनो इनको। और पापा जानबूझ के टेस्ट लेते थे हमारा। 100 के नोट की गड्डी होती है, कितने नोट होते हैं उसमें? 100 होते हैं। पापा एक नोट एक्स्ट्रा डाल देते थे, बोले गिन बता। तो हम गिनते कैसे, यो हाथ से ले लेंगे ऐसे। पापा कहते थे बढ़िया का बेटा नोट गिनने नहीं आते, ऐसे क्या गिन रहा है ये? बोले इसको रख गड्डी को यूं, और ये हाथ यूं फोल्ड कर, यूं कर, खट 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 खट, कि मशीन भी फेल। तो साहब हमने तो वो प्रैक्टिस करी हुई है, नोट तो यूं गिनते हैं खट खट खट। मेरे बेटे को नोट गिनने ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो गिनती के टके आते हैं, रोज की दुकानदारी थोड़ी है हमारे पास। मेरे पास कोई व्यापार नहीं है तो उसको व्यापार करना नहीं आता। तो क्या होता है, किसी के खानदान में आपने जन्म ले लिया तो इसका मतलब थोड़ी वो उपाधि आपको मिल जाएगी, लेकिन इनको उपाधि दी जाती थी। तो इसके नाम क्या की क्या लगाया गया था, सर। अब देखो आगे, 1862 में इंडिया में पहली बार क्या बना, अलग से ऑडिट का डिपार्टमेंट, जिसका नाम क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। प्रथम अंकेक्षण विभाग, प्रथम अंकेक्षण विभाग का नाम क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। कब बना था ये, 1862। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, ठीक है। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का आता है, एक अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, ऑडिरे से, जिसका अर्थ क्या होता है, सुनना। मोस्टली तो यही पूछते हैं। यहां तक समझ गए? तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री। दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, अंकेक्षण का अर्थ, कि अंकेक्षण का अर्थ क्या है, ऑडिट का मीनिंग क्या होता है। और इस चैप्टर का नाम ही देखो मैंने क्या दिया है, सिर्फ 2 चीजें, अर्थ और उद्देश्य। तो 2 बेसिक चीजें अपने को इसमें कंप्लीट करनी है कि ऑडिट का मीनिंग क्या है। देखो बहुत सारे राइटर ने बहुत सारी क्या दी है, परिभाषाएं। बहुत सारे राइटर ने बहुत सारी परिभाषा दी है। परिभाषा के क्वेश्चन नॉर्मली ऑडिट में नहीं आते, ये आपके किस में आएंगे, बीओ में आएंगे। ऑडिट में नॉर्मली परिभाषा के क्वेश्चन नहीं आते। इससे बाकी की जो परिभाषा मैंने नोट्स में दे रखी है वो आपको पढ़नी है। मैं आपको एक परिभाषा करा रहा हूं जो किसने दी है, आईसीएआई ने क्या जारी किया, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 के अनुसार, ऐसे 200 के
अनुसार। अंकेक्षण का अर्थ क्या है, ऑडिट से आप क्या समझते हो? तो देखो बच्चों, मैं परिभाषा लिखता हूं जो मैंने नहीं दी है, किसने दी है? आईसीआई ने। और आईसीआई ने क्या जारी करके दी है? ऐसे 200। ऐसे 200 में ऑडिट की डेफिनेशन जो दी गई है वो मैं पढ़ा रहा हूं। अंकेक्षण किसी भी संस्था के, अंकेक्षण किसी भी संस्था के वित्तीय सूचनाओं की, वित्तीय सूचनाओं की स्वतंत्र जांच है। अंकेक्षण किसी भी संस्था के वित्तीय सूचनाओं की स्वतंत्र जांच है, भले ही संस्था का उद्देश्य, भले ही संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना हो या नहीं, लाभ कमाना हो या नहीं, भले ही संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना हो या नहीं हो। आगे इन्होंने लिखा संस्था के आकार, संस्था के आकार एवं वैधानिक संरचना की अनदेखी करते हुए, की अनदेखी करते हुए अंकेक्षण इस उद्देश्य के साथ, अंकेक्षण इस उद्देश्य के साथ किया जाता है, अंकेक्षण इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि वित्तीय सूचनाओं पर, वित्तीय सूचनाओं पर राय व्यक्त की जा सके, कि अंकेक्षण वित्तीय सूचनाओं पर राय व्यक्त की जा सके। बच्चों ये जो परिभाषा है ये इस चैप्टर का क्रक्स है। आप इस चैप्टर को पढ़ लो या परिभाषा को पढ़ लो, एक ही बात है। अब हम इसको डिटेल में एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। देखो इसमें मेन चीजें क्या क्या आपके सामने आ रही हैं। हमने कहा साहब अंकेक्षण किसी भी संस्था के, एक बात तो ये आ गई कि अंकेक्षण किसी की भी हो सकती है, कोई भी संस्था की ऑडिट हो सकती है, लेकिन संस्था की किसकी जांच पड़ताल है? वित्तीय सूचनाओं का सत्यापन है, वित्तीय सूचनाओं की जांच पड़ताल है। और जांच पड़ताल कैसी है? स्वतंत्र जांच है। वित्तीय सूचनाओं की कैसी जांच है? स्वतंत्र जांच है। भले ही संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना हो या नहीं हो, चाहे कोई मंदिर हो चाहे कोई मस्जिद हो, ऑडिट किसी की भी हो सकती है। कोई कहे साहब हम तो धर्मार्थ उद्देश्य करते हैं, मंदिर वाले क्या कमाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, और साहब ऑडिट तो होगी। संस्था का आकार और वैधानिक संरचना की क्या करते हुए? अनदेखी करते हुए। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? अंकेक्षण इस उद्देश्य के साथ किया जा सकता है कि वित्तीय विवरणों पर क्या व्यक्त की जाए? राय व्यक्त की जाए। तो इस अर्थ में उद्देश्य भी छुपा हुआ है। अब एक एक चीजों पे डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट्स मैंने बता दिए जो काम के हैं। सबसे पहला पॉइंट है किसी भी संस्था के। तो चलो आप बताओ, क्या ऑडिट किसी की भी हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या ऑडिट किसी की भी हो सकती है? तो हमारे सामने जो शब्द आया, कौन सा शब्द आया? किसी भी संस्था। किसी भी संस्था शब्द से मैंने एक अर्थ निकाला कि इसका मतलब ऑडिट कितने प्रकार की होती है। तो इस शब्द से मैंने क्या निकाल दिया आपके सामने? अंकेक्षण के प्रकार। तो बताओ ऑडिट कितने प्रकार की होती है? मैं इसके बाद में आपको जो चैप्टर कराऊंगा वो अंकेक्षण के प्रकार ही कराऊंगा, और उसमें मैं आपको कम से कम 30 टाइप की ऑडिट कराऊंगा। हाँ, 30 टाइप्स की ऑडिट। पर सही मायने में ऑडिट दो ही प्रकार की होती है, सिर्फ दो ही प्रकार की। एक वैधानिक, वैधानिक या क्या बोल दो अनिवार्य,
और एक क्या बोल दें, ऐच्छिक, या कई बार ये क्या बोल देते हैं इसको, वैकल्पिक, ऑप्शनल है, कराओ तो ठीक, नहीं कराओ तो ठीक। या कई बार क्या बोल देते हैं इसको, निजी, पर्सनल, प्राइवेट। तो ऑडिट दो प्रकार की होती है, अनिवार्य और ऐच्छिक। समझ में आ गया? अब आप लोग बताओ, अनिवार्य अंकेक्षण किसको कहते हैं? क्योंकि जब मैं अंकेक्षण का प्रकार कराऊंगा तो पहला प्रकार कराऊंगा अनिवार्य अंकेक्षण, तब मैं क्या कहूंगा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी करा रहा हूं तुरंत ही। बताओ अनिवार्य अंकेक्षण किसको कहते हैं? जो ऑडिट करवानी क्या है, और ये बात किसने कही? नहीं, कंपनी एक्ट तो कंपनी पे लागू होगा ना। मेरे पापा तो लाला जी हैं, मेरे पापा की तो दुकान है, कंपनी थोड़ी बना रखी है, सोल प्रोप्राइटर है, एकल स्वामित्व है, क्या उनकी भी ऑडिट होती है? तो सब ऐसा क्यों सोच रहे हो कि सिर्फ कंपनी एक्ट ही है? हिंदुस्तान में बहुत सारे एक्ट हैं। आपने कोई सोसाइटी बना ली, कोई ट्रस्ट बना लिया, मंदिर चालू कर दिया, कर देंगे लोग मंदिर या नहीं करते? अभी देखो खाटू श्याम जी का नाम सुना आपने? खाटू श्याम जी, अब इधर के एरिया वाले तो जानते ही हैं, ठीक है, मेरे जैसे को साल में 2-3 बार तो जाना ही पड़ता है, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का दबाव रहता है कि बाबा के चल के आना है। अब क्या साहब, मैं जाता भी हूं पर मैं फागुन में नहीं जाता, तो फागुन में क्या बाबा में पावर डबल आ जाता है, तो लोग सारे लपक पड़ते हैं, कोई पैदल जा रहा है और कोई ढोल नगाड़े बजाते जा रहा है। मैंने कहा यार ये भीड़ भड़ा के में मेरे से बस की बात नहीं है, रूटीन में जाओ। तो देखो क्या हुआ, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं गया एक बार खाटू, तो वहां पे कोई पंडित वंडित मिल गया, उसने कहा भाई साहब एक बहुत गजब का स्थान डेवलप हुआ है भी। मैं कहा ये क्या है? बोले यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है, खाटू से वही 8 किलोमीटर आगे, बोले महालक्ष्मी का मंदिर है, महालक्ष्मी माता का मंदिर, बोले वहां जाके आओ। इतना कोई पंडित अगर बोल देता है ना, तो ये मान लो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेरे को थोड़ी बोला है। तो मेरी वाइफ ने कहा ड्राइवर गाड़ी निकाल, 8 किलोमीटर और चला। पहुंचे वहां पे, वहां पहुंचे तो साहब गजब का तो मंदिर बना रखा, पंडित बैठा हुआ, एक माता के पैरों के निशान उसमें कांच के शीशे में बंद कर रखे, और वो स्टोरी सुना रहा सबको कि दीपावली के दिन एक बिल्ली आई थी, ये दरवाजे बंद थे, खुल गए, और जब पंडित देखा कि ये क्या हुआ, तो जाके देखा जब माता के पैरों के निशान, बोले यहाँ माता प्रकट हुई थी। ये लो साहब पब्लिक तो, और वो मंदिर चल पड़ा। तो मालूम है मंदिर कौन ने बनाया है? जो बच्चे जूनियर अकाउंटेंट नहीं बन पाए, तो कुछ तो काम करेंगे बेचारे। तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, गजब का बिजनेस। आप देखो, मतलब खाटू श्याम जी चल जाओ, सालासर जी चल जाओ, बांके बिहारी चले जाओ वृंदावन में, वीआईपी दर्शन, टिकट 1000 रुपए। मैं कहा यार ये गजब है, 1000 रुपए दो, बांके बिहारी जी के सामने सीधे, और 1000 रुपए नहीं दो तो भीड़ में धक्के खाते खाते पहुंचो। मैं कहा यार ये गजब काम है। समझ रहे हो आप, ये सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब आपने बना लिया मंदिर, पैसा आपका है कि सरकार का है? साहब मंदिर बनाया आपका ही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते वहां पे कि मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पे लाभ कमाना, क्योंकि आप जनता के विश्वास के साथ खेल रहे हो। तो गवर्नमेंट ने इसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए क्या कर दिया, ट्रस्ट बनाओ। तो एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट स्थापित कर दिया कि आप इसमें ट्रस्ट बना लो। अभी जो सालासर जी का नाम सुना आपने? सालासर हनुमान जी में 2 परिवारों का नंबर आता है, एक कंजी का परिवार है, एक ईश्वर जी का परिवार है। साहब वो पंडितों के पास में जयपुर की ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जहां उनके प्लॉट नहीं हो, इतना पैसा था। अब आप देखो सरकार कुछ नहीं लिख कर पा रही, तो ऐसे भी लोग हैं। बताओ इनकी ऑडिट नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये कंपनी है क्या? ये ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी, इन सब की क्या होती है?
ऑडिट होती है, क्योंकि इनके एक्ट में लिखा हुआ है। तो अनिवार्य अंकेक्षण किसको कहते हैं? जो किसी ना किसी कानून के अंतर्गत, किसी ना किसी कानून के अंतर्गत क्या होती है बताओ? अनिवार्य होती है। जो किसी ना किसी एक्ट के तहत की जानी क्या है? अनिवार्य है। जहां एक्ट लागू हो गया वहां आपके पास में विकल्प नहीं है, आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? और अब दूसरी बात सुनो, अगर कोई ऑडिट मैंडेटरी है तो वहां पर अंकेक्षक की योग्यता भी निर्धारित है। अगर ऑडिट मैंडेटरी है तो अंकेक्षक की योग्यता भी क्या है? निर्धारित है। बताओ ऑडिट कौन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, वो उस एक्ट में लिखा होगा, संबंधित कानून में व्यक्त होगी। अब जैसे कंपनी की ऑडिट कौन करेगा? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। इनकम टैक्स के एक्ट के तहत ऑडिट कौन करेगा? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। और सचिवीय अंकेक्षण कौन करेगा? सेक्रेटरियल ऑडिट, बताओ, ये करता है कंपनी सचिव, सीएस। लागत अंकेक्षण कौन करेगा? सीएमए, ये कंपनी एक्ट की धारा 148 में लिखा हुआ है। सचिवीय अंकेक्षण कौन करेगा? सीएस, ये कंपनी एक्ट की धारा 204 में लिखा हुआ है। तो एक्ट में योग्यता क्या होगी? निर्धारित, और उसी से आपको क्या करानी पड़ेगी? ऑडिट करानी पड़ेगी। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है बात? अच्छा ये बताओ, क्या यहां पे जब भी हम ऑडिटर के रूप में नियुक्त होते हैं तो हमें नियुक्ति पत्र ले लेना चाहिए क्या? नियुक्ति पत्र समझ गए क्या? क्या होता है बताओ नियुक्ति पत्र? नियुक्ति पत्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बस यही समझाना चाह रहा हूं, अपॉइंटमेंट लेटर मत बोलना। जब आप जूनियर अकाउंटेंट बनोगे आपको सरकार अपॉइंटमेंट लेटर देगी, आपकी नियुक्ति होगी, क्योंकि आपका और सरकार के बीच में संबंध मालिक और नौकर का है। जबकि अंकेक्षक तो स्वतंत्र व्यक्ति होता है, आप उसको नियुक्त कर ही नहीं सकते, आप उसको करते हो एंगेज। तो नियुक्ति पत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट लेटर, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, एंगेजमेंट हुई है, सगाई हुई है, समझ रहे हो? आपको एंगेज किया गया है, अपॉइंट नहीं किया गया। तभी तो सगाई को अपन नियुक्ति नहीं बोलते, क्योंकि जब तक सगाई होती है तब तक आदमी अपने आप को स्वतंत्र ही समझता है। विवाह को अपन विवाह समझौता बोलते हैं, क्योंकि तब तक मामला सेटल हो चुका होता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि एंगेजमेंट नहीं थी, अपॉइंटमेंट ही था, कि उसने अपना नौकर रख लिया बिना वेतन का, समझ लो? हाँ ऐसा होता है, लेकिन सगाई होती है तो अपन बोलते हैं एंगेजमेंट। तो बताओ नियुक्ति पत्र लेना अनिवार्य है क्या? आप बताओ। अच्छा, नियुक्ति पत्र में क्या लिखेंगे? शर्तें, शर्तें लिखेंगे कि भाई ये मेरी शर्तें, ये मेरा कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी फीस है, आपको ये काम करना है। लेकिन अनिवार्य अंकेक्षण में नियुक्ति पत्र लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो भी आपको काम करना है वो ऑलरेडी किस में लिखा हुआ है? एक्ट में लिखा हुआ है, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, अनिवार्य अंकेक्षण में नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र को इंग्लिश में जरूर लिख लेना बच्चों, अपॉइंटमेंट लेटर मत बोलना। क्या बोलोगे? एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर लेना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अब आपसे कोई पूछ ले कि साहब अनिवार्य क्यों नहीं है? लेना चाहो तो मना नहीं है, लिखा पढ़ी कर लो तो बहुत ही बढ़िया, ताकि मतभेद नहीं हो। आपसे कोई पूछे कि बताओ अनिवार्य क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र मतलब स्कोप, ऑडिटर का जो स्कोप है वो किसके द्वारा तय होता है? बताओ। कानून द्वारा। एक्ट में लिखा हुआ रहता है कि आपको ये काम करना है तो वो करना है। आपने पूरा कंपनी एक्ट पढ़ लिया और मैंने आपको धारा 143 में क्या बताया कि ये अंकेक्षक के क्या है? कर्तव्य है। आपस में तय करो तो ठीक, और नहीं करो तो ठीक, वो कर्तव्य तो है ही, वो काम तो मुझे करना ही है। तो ये मैंने आपको अनिवार्य अंकेक्षण के बारे में बताया। कुछ इसके क्या बताने आपको, अब मुझे उदाहरण बताओ। अनिवार्य अंकेक्षण में कौन कौन सी ऑडिट आती हैं?
तो आप क्या कह सकते हो, कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, और किसकी ऑडिट आती है, ट्रस्ट, सोसाइटी, बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए अंकेक्षण करवाना क्या है, अनिवार्य है। अच्छा, स्कूल, इन सब के बारे में क्या ख्याल है, क्या ऑडिट मैंडेटरी है? बिल्कुल, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं इनको सरकार मान्यता कब देती है, जब वो ये कहें कि हमारा उद्देश्य लाभ कमाना। तो जितने भी स्कूल देखोगे आप में से है किसी के परिवार में, कोई आपके रिश्तेदारी में कोई स्कूल खोल के बैठा हुआ है? गाँव में खोल लेते हैं ना छोटी मोटी स्कूलें, है क्या किसी के जान पहचान में कोई? किसी के नहीं है, आपके है? हाँ, कोई बात नहीं। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम क्या है? कोई बात नहीं। अब आप उनसे ये पूछना कि उसकी स्टेटस क्या है, स्कूल की स्टेटस क्या है। रिश्तेदारी में बात करना, आपको नॉलेज मिलेगा। तो आप पूछना, आप लाला जी हो क्या? एकल स्वामित्व वो कहेंगे नहीं। आपने पार्टनरशिप फॉर्म बना रखी है? बोले नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप तो लाभ कमाने के उद्देश्य से होती है। आप कहेंगे सब कंपनी बना रखी है क्या? तो प्राइवेट लिमिटेड तो लिखा हुआ नहीं आता स्कूल के आगे, ना लिमिटेड लिखा हुआ आता है। तो क्या बना रखा है उन्होंने, या तो सोसाइटी या क्या बना रखा है, ट्रस्ट। और सोसाइटी और ट्रस्ट की ऑडिट होना क्या है, अनिवार्य है। इसलिए स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, इनकी ऑडिट होनी क्या है, अनिवार्य है। हॉस्पिटल, बताओ हॉस्पिटल की ऑडिट होना, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल भी या तो कंपनी एक्ट के तहत कंपनी होंगे या ट्रस्ट होंगे। जैसे जयपुर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कौन सा, ऐसे में तो खैर सरकारी हो गई, सरकारी संस्था हो गई। दुर्लभ जी, दुर्लभ जी का नाम सबने सुना ही होगा, बहुत फेमस है, बहुत नाम है उसका, बहुत पुराना है। लेकिन दुर्लभ जी के अब कभी जाओ तो नाम देखना, आगे क्या लिखा हो, मेमोरियल ट्रस्ट। तो हॉस्पिटल, स्कूल, ये नॉर्मली किस में बनते हैं, ट्रस्ट में, और उनकी ऑडिट होना क्या है, अनिवार्य है। अब बात करते हैं किसकी, ऐच्छिक अंकेक्षण की। बताओ ऐच्छिक अंकेक्षण किसको कहते हैं, यही पॉइंट लिख देना सारे के सारे। ऐसी ऑडिट जो किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है। आपकी इच्छा हो तो ऑडिट कराओ, नहीं तो मत कराओ। किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है, यानी कि आपकी इच्छा है, आप चाहते हो ऑडिट हो तो कराओ, नहीं तो मत कराओ। तो सर एक बात बताओ, जब मैंडेटरी नहीं है तो कोई क्यों कराएगा ऑडिट, काहे को सीए को फीस देगा? तो भैया ऐसा नहीं है, ऑडिट से कई फायदे भी होते हैं। मैंने बहुत ऑडिट मैंडेटरी करी, ऑप्शनल करी हुई है। क्लाइंट खुद चला के कहते हैं सर हमारे बिजनेस की ऑडिट कर दो। मैंने कहा 1 करोड़ का टर्नओवर है नहीं तुम्हारा, इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में तुम आते नहीं हो, ऑडिट की जरूरत ही नहीं है। बोले नहीं सर, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी तो बैंक वाले लोन दे देंगे मुझे। तो इसलिए लोग अपनी इच्छा से भी ऑडिट कराते हैं, क्योंकि अंकेक्षण के बहुत सारे क्या हैं, लाभ हैं, वो लाभ उनको मिलते हैं, इसलिए अपनी इच्छा से भी ऑडिट कराते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आप ऑडिट करवा रहे हो अपनी इच्छा से तो क्या कोई योग्यता होगी? बताओ, आप अपनी इच्छा से ऑडिट करा रहे हो, कानून में लिखा हुआ नहीं है, तो क्या कोई योग्यता होगी? कहां होगी, कानून तो है ही नहीं। इसलिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, किसी से भी कराओ। लेकिन नॉर्मली लोग किससे कराते हैं, सीए से, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड है। पर कानून में लिखा हुआ थोड़ी है, क्योंकि कानून तो लागू ही नहीं है यहाँ पे। बोलो समझ में आ रहा है? और एक और बात, नियुक्ति पत्र, एंगेजमेंट लेटर, बताओ यहाँ पे लेना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर मतभेद की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐच्छिक अंकेक्षण है ना, कानून में लिखा हुआ है नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ था एक बार, मैं एक नाई के पास गया, मैंने कहा भैया कटिंग दाढ़ी का क्या लेगा? तो उसने कहा भाई साहब 50 रुपये। मैंने कहा बना दे। मैंने कटिंग भी बनवा ली, दाढ़ी भी बनवा ली, 50 रुपये पकड़ाया। तो भाई साहब 100 रुपये दो। मैं यार तेरे से पूछ के बैठा था मैं तो। तूने कहा कटिंग दाढ़ी के 50, बोला हाँ तो भाई साहब कटिंग के 50, दाढ़ी के 50 हो गए 100। मैं क्या समझ गया, दोनों के 100, दोनों के 50। मतभेद हो गया कि नहीं हुआ? बताओ। इसलिए जब भी एंगेजमेंट हो नियुक्ति पत्र ले लेना, नहीं तो मेरे जैसे बर्तन धोने पड़ेंगे। हम क्या समझ गए थे, बताओ क्या समझे थे अपन? यही समझे थे कि भाई शादी हो गई, अब बर्तन में क्यों धोऊंगा, ये धोएगी।
और सामने वाली क्या समझ रही थी कि शादी करी क्यों रही हूं, कि सामने वाला मेरे लिए बर्तन धोएगा। समझ रहे हो? अब जैसे मेरी वाइफ की बात बताऊं तो सुबह से लेके शाम तक उसके पास केवल एक ही काम है, टीवी पे सीरियल देखना। और सीरियल सारे वो देखती है जिसमें एक आदमी की दो दो बार शादी हो रही है। जो ही मैं पहुंचता हूं आवाज तेज कर देती है, तो बोले देखो इसकी बीबी छोड़ गई इसको। अच्छा, ये आजकल 5-4 सालों से ज्यादा कर रही है, क्योंकि जब उसको ये एहसास हो गया ना अब इस बूढ़े को तो कोई मिलनी है नहीं। पहले तो डरती थी, अब नहीं डरती, मतलब इसको मिलनी तो है नहीं कोई, तो ये दबा रहेगा बेचारा। आज मुझे वो दिन याद आता है कि जब मेरी सगाई हुई तो मैं काश क्या ले लेता, लिखा पढ़ी कर लेता कि मैं बर्तन नहीं दूंगा, पर ये मतभेद का कारण हो गया। इसलिए बच्चों, जब भी ऐच्छिक अंकेक्षण हो, मतभेद को दूर करने के लिए आपको क्या ले लेना चाहिए, नियुक्ति पत्र ले लेना चाहिए। इसलिए ऐच्छिक अंकेक्षण में हम नियुक्ति पत्र को क्या कहेंगे, अनिवार्य। अच्छा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐच्छिक वैधानिक कुछ नहीं बोले और ये पूछेंगे बताओ अंकेक्षण नियुक्ति पत्र लेना अनिवार्य है कि ऐच्छिक है? नहीं, ऐच्छिक। क्या कहोगे? ऐच्छिक है। नियुक्ति की शर्तें आपस में तय कर सकते हो, वो वर्बली भी हो सकती है, लेकिन लेटर हमेशा क्या माना जाएगा, ऐच्छिक माना जाएगा। हाँ, लेकिन मतभेद को अगर दूर करना चाहते हो तो नियुक्ति पत्र ले लेना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, नियुक्ति पत्र ले लेने से होगा क्या? आपकी शादी हो गई क्या? देखो, अब आपको मेरे से कितना फायदा हो गया कि आज आपको ये समझ में आ गया कि आपका भविष्य क्या है। और पूछना चाहो, मेरी नहीं मानो, आपके सहपाठी से पूछ लो, ये भी तो वही गलती कर बैठा था जो हमने करी थी। लिखी थी, नियुक्ति पत्र लिया था, लिखा पढ़ी करी कि बर्तन कौन धोएगा, ये देख लो आज पछता रहा है। अब आप ये गलती मत करना, जब भी सगाई हो पहले लिखा पढ़ी कर लेना कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, मैं कपड़े नहीं धोऊंगा, मैं भी संडे को क्लास लूंगा। समझ लो। लेकिन बच्चों, आपको बता दूं कि जब मेरी सगाई हुई थी तो मेरे एक गुरु थे, मैं दिल्ली से मैंने सीए करी थी, तो हमारे एक दीपक सर थे जो मेरे गुरु रहे हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ाते थे। वो अपनी बीवी से बड़े प्रताड़ित थे, तो हमें किससे सुनाया करते थे ऐसे। तो उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया था कि बेटा नियुक्ति पत्र ले लेना। तो मुझे उनकी बात अंदर तक चुभ गई थी। आपको मैं बता दूं, चाहे आप मेरे से 10 साल बाद मिलोगे, आपको ऑडिट का कोई शब्द याद रहे ना रहे, है ना, ये बात जरूर याद रहेगी, ये बात आपको जरूर याद रहेगी, क्योंकि तब तक या तो आप पछता रहे होंगे कि यार सर ने ज्ञान तो बेचारे ने सही दिया था। तो साहब, मैं तो पढ़ा लिखा था और सारी बातें पहले से नॉलेज में थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी जब सगाई हुई थी मैंने नियुक्ति पत्र लिया था, मैंने लिखा पढ़ी करी थी कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। हाँ, अब बच्चे पूछे सर फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? देखो, शादी होने के बाद सामने वाली पार्टी क्या कहती है कि बर्तन कौन धोएगा। मैं भाग के नियुक्ति पत्र दिखाया, मैंने देख साइन किए हैं तेरे। बोले इसको साइड में रखो, अब बात करो। क्या नियोक्ता अंकेक्षक को नियुक्ति करने के बाद नियुक्ति की शर्तों में परिवर्तन के लिए बोल सकता है या नहीं बोल सकता? ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ऐसे 210। क्या नाम है इसका? ऐसे 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। नियुक्ति की शर्तों पे क्या होना? सहमत होना। और बताओ कब सहमत होंगे? ऑडिट लेने से पहले सहमत भी हो गए। अब सामने वाला पलटी मार जाए तो क्या करें? बताओ क्या करें? बताओ बच्चों। देखो, दूसरों की मजबूरी पे हंसना आम बात है, और ये सब हमारी तो उम्र हो गई, आपके साथ तो होना है। आप बताओ, अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो क्या करोगे? बताओ। नियुक्ति पत्र लिख ली, सामने वाली पार्टी मना कर रही है कि ऐसे नहीं चलेगा, ये शर्तें बदल लो। बताओ क्या करोगे? बीबी को छोड़ दोगे? क्या बोल रहे सिकंदर कि सर ऐसी बीबी से फायदा ही क्या है जो बर्तन धुलवाए? बेटा, बीबी में और गर्लफ्रेंड में फर्क होता है। गर्लफ्रेंड छोड़ी जा सकती है,
बीबी कैसे छोड़ दोगे? नहीं समझे? अब वो ऋतिक रोशन ने क्या किया, सुजैन को छोड़ दिया, ऐसा सुझा के गई उसको, 400 करोड़ रुपए लिए, 400 करोड़ रुपए लिए, तभी तो हम जुल्म सहन किए जा रहे हैं। छोड़ना आसान काम नहीं है। बीबी है, लेकिन ऑडिटर क्या शर्तों को मान ले? बताओ, ऑडिटर शर्तों को मान ले कि नहीं माने? अगर नियोक्ता अंकेक्षक को यह कहता है कि आप नियुक्ति की शर्तों में क्या कर लो, परिवर्तन, तो अंकेक्षक की स्टेप क्या होनी चाहिए? शर्तों में परिवर्तन को मान ले या नहीं माने? पहले सुनेगा ये बात, अब थोड़ी मैच्योरिटी आई है इसमें, छोड़ने की बातें कर रहा था, सुन तो लेता। अरे बीबी है, घरवाली है, सुन तो सही। तो मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि भाई देखो, तुमने पहले तय किया था, अब तुम पलटी मार रही हो, तो ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों होता है? क्लाइंट पहले हाँ क्यों करी उसने, और अब वो पलटी क्यों मार रहा है? क्योंकि साहब कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसे मैंने मेरी वाइफ से ही पूछा कि तू मुझसे बर्तन क्यों धुलवाना चाहती है, तो मेरी वाइफ ने मुझे कारण दिया कि देखो सीए साहब, ऐसा है, मैं बर्तन धोती हूँ, मेरे को कमर झुकानी पड़ती है, मेरी कमर में बैंड आ जाएगी, आपका खर्चा पानी होगा, हॉस्पिटल का खर्चा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। बनिए की कमजोरी समझ गई कि पैसे का नाम लूंगा ना तो ये तो सरेंडर है। तो मैंने कहा अरे पगली, तू क्यों तकलीफ लेती है, मैं हूं ना, तू रेस्ट कर। अब बताओ उसका कारण उचित था या नहीं था? उचित था, तो हमें शर्तें भी बदल लेनी चाहिए। ऐसे ही जब भी नियोक्ता अंकेक्षक को नियुक्ति की शर्तें बदलने के लिए कहे, तो आपको पहले उससे पूछना है, उसके कारण को देखना है। अगर कारण जस्टिफाइड है तो आप उसको चेंज कर सकते हो और नई शर्तों पे ऑडिट शुरू कर सकते हो। लेकिन मेरी वाइफ ने ये कारण नहीं दिया था। मेरी वाइफ ने कारण क्या दिया था वो बताता हूं। बोला ऐसा ऐसी है साहब, बर्तन धोती हूं तो मेरे हाथों की खूबसूरती खत्म हो जाती है। क्या ये कारण जस्टिफाइड है? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऑडिटर क्या करे? एक डायलॉग मारेगा कि चंद्रमुखी तुम मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, ले ले तलाक दोनों सुखी, ऐसे तो करेगा। अब क्लाइंट तो जिद पे आ गया कि ये शर्तें हैं, इनको बदलना है, सीए साहब ये इन्हीं शर्तों पे काम होगा, आपको ऑडिट करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। लेकिन वो कारण जस्टिफाइड नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऑडिट छोड़ देनी चाहिए। सिकंदर अब आगे के परिणाम सुनो। इसने कहा साहब बीबी को छोड़ देंगे। मुझे एक बात बताओ, चलो छोड़ दिया, उसको पनिशमेंट क्या मिला? आप तो तलाकशुदा कहलाएंगे, उसको पनिशमेंट क्या मिला? तो ऐसे छोड़ने से काम नहीं होगा। मेरी मोरल ड्यूटी क्या बनती है कि जब मैंने मेरी बीबी से तलाक ले लिया, वो जब भी किसी दूसरे से शादी करेगी तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं उसकी शादी में जाऊं और उसको इन्फॉर्म करूं कि बर्तन धुलवाएगी। समझे कि नहीं समझे? अब इसको ऑडिट से जोड़ते हैं। जब भी ऑडिटर एंगेजमेंट को विड्रॉल कर लेता है कि साहब मैं आपके यहां ऑडिट नहीं कर सकता, तो वो दूसरे से करवाएगा ऑडिट। और दूसरा सीए ऑडिट स्वीकार करने से पहले मेरे से क्या लेगा? एनओसी। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको इन्फॉर्म करूं कि ये कारण थे, इसलिए मैंने ऑडिट छोड़ी। ये सारी बातें किसमें लिखी हुई है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 में, जो अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बताओ नियुक्ति पत्र ऐच्छिक अंकेक्षण में क्या है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र कौन निर्धारित करता है, स्कोप कौन निर्धारित करता है? बताओ अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र, स्कोप कौन निर्धारित करता है? तो अब मैं आपको मिक्स आंसर दे रहा हूं दोनों का, चाहे वो ऐच्छिक और चाहे क्या हो, अनिवार्य हो। अगर कानून लागू है तो संबंधित कानून के द्वारा, एक्ट में लिखा हुआ रहता है कि आपको ये काम करना है। जैसे मैं कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूं तो कंपनी एक्ट की धारा 143 की धारा 3 में लिखा हुआ है कि आपको ये पॉइंट के ऊपर रिपोर्ट करनी है, तो उसमें करनी है, उसमें क्या सोचना है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के द्वारा, बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में लिखा हुआ आपको ये काम करना है तो हमें करना ही है।
और इसके अलावा हमारे कार्य क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा? नियोक्ता द्वारा। बताओ किसके द्वारा किया जाएगा? नियोक्ता। भाई जो क्लाइंट आपको अपॉइंट कर रहा है उसकी भी तो रिक्वायरमेंट होगी, वो भी तो कहेगा साहब हमारे लिए ये काम करना। यहां पर एक बात ध्यान से सुन लेना, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि बताओ नियोक्ता अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है क्या? जो कानून में लिखा हुआ नहीं है पर वो रिक्वायरमेंट दे दे, सर मेरे लिए ये काम भी कर देना। बताओ बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता? बढ़ा तो सकता है लेकिन सीमित नहीं कर सकता। जो उसे किसके तहत करना जरूरी है? कानून के तहत। तो नियोक्ता अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को, अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं कर सकता, सीमित नहीं कर सकता है। समझ में आ गई? अच्छा, नियोक्ता जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ कि साहब आपको स्टॉक चेक करने नहीं दूंगा, जबकि मेरे को तो स्टॉक चेक करना था और उसने बाउंडेशन लगा दी मेरे ऊपर। तो इसका मतलब मेरे कार्य क्षेत्र को क्या कर दिया? सीमित कर दिया, लिमिटेशन इंपोज कर दी मेरे ऊपर कि आप ये काम नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। ऐसी स्थिति में ऑडिटर क्या करे? आप कहें सर ऑडिट ही छोड़ दो, वो तो अंतिम हथियार है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताओ? आपके पास एक ही हथियार है, क्या? राय देना। तो राय कैसी दे सकते हो? संशोधित राय दे दो कि साहब मैंने स्टॉक चेक नहीं किया, बाकी सब सही है। अब क्लाइंट बोले साहब ये ऐसे नहीं लिखने दूंगा, तो भैया चेक करने दे। चेक भी नहीं करने दूंगा, लिखने भी नहीं दूंगा, तो फिर ऑडिट क्या कर दो? विड्रॉल की भैया किसी और से ही ऑडिट करा, अपने बस की बात नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जो कानून के विरुद्ध हो। बोलो समझ में आ गया? हाँ नहीं, कंपनसेशन किस बात का? जो मैंने कार्य किया उसकी फीस मिलेगी। क्षतिपूर्ति किस बात की? कानून में जो लिखा हुआ है वो सीमित या विस्तृत नहीं होता, वो तो दायरा होता है कि कानून में जो बताया वो काम तो करना ही करना है। अब एक्ट ने कह दिया ये काम करना है तो करना ही करना है। बोलो समझ में आ रहा है? यहां तक का क्लियर है? ऐच्छिक अंकेक्षण के उदाहरण दो। अब ऐच्छिक अंकेक्षण के उदाहरण, ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती? ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। ऐच्छिक अंकेक्षण के उदाहरण, ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है? इच्छा हो तो कराओ, नहीं तो मत कराओ। तो बच्चों 3 लोग हैं जिनके बारे में एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। एक तो कौन है? लाला जी एकल स्वामित्व, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई कानून ही लागू नहीं है। हाँ, अगर ये इनकम टैक्स के दायरे में आ गए तो फिर ऑडिट करानी पड़ेगी। 1 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स का लग गया फिर तो। समझ में आ रहा है? अभी देखो मैं जो चाय देने वाला आता है, अगर आप उससे पूछो कि भैया तू ऑडिट करवाता है क्या, तो वो आपसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये क्या होती है, क्यों छोटे मोटे लोग हैं इनकी थोड़ी ऑडिट होती है। और दूसरा HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके ऊपर लागू होता है हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ में ऑडिट का कहीं भी नाम ही नहीं है। और तीसरा साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म। बच्चों साझेदारी फर्म एक्ट में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। कौन से एक्ट में? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी ऑडिट के बारे में लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, कई बार क्या है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि साझेदारी निगम, ऐसे घुमा के क्वेश्चन आया एक बार, साझेदारी निगम का बताओ अंकेक्षण ऐच्छिक है कि अनिवार्य है? अनिवार्य है, क्योंकि वो साझेदारी फर्म नहीं है, वो क्या है? निगम है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेशन है, तो उनकी तो ऑडिट होना क्या है? अनिवार्य है। यहां तक समझ में आ गया? तो जो अपना परिभाषा का पोर्शन चल रहा था, परिभाषा के पोर्शन में मैंने एक पॉइंट कंप्लीट करा दिया कि अंकेक्षण किसी भी संस्था के, ये बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? किसी भी संस्था के किसकी ऑडिट है? अब वित्तीय सूचना तो मैं आपको पहले भी कई बार करा चुका हूं। बताओ वित्तीय सूचनाओं में क्या क्या शामिल है? वित्तीय नहीं, वो तो लेखा पुस्तकें और बुक्स एंड पेपर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है। वित्तीय विवरणों में क्या क्या शामिल हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, और अगर कंपनी का मामला है तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी।
समतांशों में परिवर्तन के विवरण। तो बताओ ऑडिट किसकी होती है, बैलेंस शीट की होती है कि पी एंड एल की? दोनों की होगी, क्योंकि दोनों किसके भाग हैं? ये इस बार कॉलेज लेक्चर का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि अंकेक्षक निम्नलिखित में से किसका अंकेक्षण करता है। ऑप्शन ए केवल आर्थिक चिट्ठी का, ऑप्शन बी केवल लाभ हानि खाते का, ऑप्शन सी लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठी का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ किसकी ऑडिट करता है? वो आर्थिक चिट्ठा पी एंड एल दोनों की ऑडिट करता है, क्योंकि दोनों किसका भाग है? वित्तीय सूचना होगा। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। बोलो समझ में आ गया? तो आज इतना ही करते हैं। देखो यहां तक की परिभाषा मैंने बता दी है, और नोट्स में मैंने ये लिखा है कि साहब ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद में मैं आपको क्या कराऊंगा? अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के बाद में हम क्या स्टार्ट करेंगे? ऑडिटिंग। और फिर ऑडिट की जो परिभाषा दी हुई है राइटर्स की, ये आपको पढ़ के आनी है, ठीक है? इनको पढ़ के सुनाने से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आती। तो ये देखो मैंने परिभाषा लॉरेंस आर डिक्सी की दी है, टेलर एंड पेरी की दी है, एफआरएम डिपॉल की दी है, मॉन्टेगोरी की दी है, स्पाइसर एंड पेगलर की दी है, जेबी बॉस की दी है, ए के चंद्रा की दी है, आरजी विलियम की दी है। मैंने पढ़ाई कौन सी है? खाली आईसीआई के द्वारा जारी ऐसे 200 की। तो ये 8 मैंने राइटर की परिभाषाएं आपको दी है, इनसे बाहर कोई परिभाषा का क्वेश्चन नहीं आएगा। कितनी परिभाषाएं हैं? 8। पर आज तक परिभाषा का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो आप परिभाषा को एक बार खाली रीड आउट यहाँ पे करा दूंगा, मैं आपको कीवर्ड्स बता दूंगा कि ये वर्ड ध्यान रखना, और ये वर्ड इसने कहा है, उससे पकड़ लोगे आप। तो ये आगे का कल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स?